नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेने की आगे भी लेके आएंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी इसी प्रकार के यदि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के मोस्ट क्वेश्चन आए तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको कल के वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उनकी हम पहले ही बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार क्वेश्चन है कि दोस्तों पहला ही क्वेश्चन दिया गया था आपको कि वस्तुओं को उनकी समानता के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखना वर्गीकरण कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा दोस्तों हर एग्जाम की इंपॉर्टेंट परिभाषा बनी हुई है, यानी कि इसको आपको ध्यान रखना है, हर एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों ये किसकी है? मार्गेट मान की। ये दोस्तों मार्गेट मान की परिभाषा है, जो कि वर्गीकरण की परिभाषा है, रिपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि सर हम आपकी आवाज़ सुनते हैं ताकि आगे लिख सकें। तो दोस्तों एक परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पुस्तकों को उनकी फलकों पर व्यवस्थित करना तथा पाठकों के लिए उपयोगी बनाना। W.C. वेरविक शेर्स ने परिभाषा दी थी। किसने दी थी? W.C. वेरविक शेर्स ने, की यानी कि पुस्तकों को उनकी फलकों पर व्यवस्थित करना तथा पाठकों के लिए उपयोगी बनाना वर्गीकरण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और दोस्तों आपको उन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है जो कि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया था कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना, यानी कि CRG की स्थापना के बारे में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से दोस्तों आपके पता है कि आपके 10 क्वेश्चन वर्गीकरण से आएंगे और 10 क्वेश्चन सूचीकरण से आएंगे। तो दोस्तों जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना है वो कब और कहाँ पे की गई थी? तो एक की गई थी 1952 में। कब की गई दोस्तों? 1952 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? लंदन में। कहाँ पे की गई दोस्तों? लंदन में की गई थी 1952 में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना। और आप यहाँ से ध्यान रखें कि इसको सीधा पुटअप करता है कि CRG की फुल फॉर्म है। तो CRG की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। ओके दोस्तों, आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अब आज की सेशन टेस्ट सीरीज की दोस्तों हम बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है दोस्तों कि हिरण की त्वचा पर कुरान का एक पृष्ठ अंकित किया गया, जो कि वर्तमान में किस पुस्तकालय में स्थित है? तो जो हिरण की त्वचा पर एक पुस्तकालय का जो एक दोस्तों पृष्ठ है वो अंकित किया गया, तो वो किस पुस्तकालय में है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला है कि सरस्वती महल, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रज्जा लाइब्रेरी और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो ये जो पृष्ठ है कुरान की एक त्वचा, यानी कि कुरान जो हिरण की एक त्वचा पर दोस्तों कुरान का एक पृष्ठ अंकित किया गया, तो ये कहाँ पे दोस्तों? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। कहाँ पे दोस्तों? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में वर्तमान में रखा गया है। अब दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर आपका विशिष्ट सॉल्यूशन बहुत शानदार है, तो दोस्तों अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। इसके बाद दोस्तों हम विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, मैं दोस्तों आपको बहुत बार कहता हूँ कि एग्जैक्ट डेट याद रखो, 19 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श खान के द्वारा स्थापना की गई थी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की। इस लाइब्रेरी के लिए खुदाबख्श खान के पिता, यानी कि खुदाबख्श खान के पिता मौलवी मोहम्मद, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पहले पूछा गया है कि खुदाबख्श खान के पिता का क्या नाम था, जिन्होंने उनको पुस्तक दान में दी थी, जिन्होंने 4000 जो पांडुलिपियाँ थी अपने बेटे को दी थी। और वर्तमान में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के दिन कार्य करता है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों ये एक नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसको दोस्तों यानी कि मौलवी मोहम्मद थे, उन्होंने अपने बेटे को दी थी 4000 पांडुलिपियाँ। और उन 4000 पांडुलिपियों से उन्होंने स्टार्ट किया था एक पुस्तकालय। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि डॉक्टर SR, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि एक क्वेश्चन ये है कि दोस्तों पुस्तकालय की सबसे महंगी प्रति है क्या दोस्तों? सबसे महंगी प्रति, यानी कि जो पुस्तकालय में सबसे महंगी प्रति होती है दोस्तों, कि पुस्तकालय की सबसे महंगी प्रति है प्रति कुरान की एक प्रति, जिसकी कीमत 4 लाख रुपये है। यानी कि पुस्तकालय में कुरान की सबसे एक महंगी प्रति है जिसकी कीमत 4 लाख रुपये है। वो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में कोलकाता में स्थित है, यानी कि बेलवेडियर हॉल कोलकाता में। इनकी कुरान की सबसे एक महंगी प्रति है जिसकी एक प्रति की कीमत कितनी है? 4 लाख रुपये। कितनी है? 4 लाख रुपये है। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो बेलवेडियर हॉल कोलकाता भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। दोनों बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है, ये एग्जाम में दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमारे
यानी कि सिलेबस में दिया है दोस्तों। आज हम ओनली फॉर फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट के दोस्तों 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। कल दोस्तों आपको मिश्रण क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों आपको जल्दी टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, जो आपको दोस्तों अच्छी से टेस्ट देना है। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इस प्रकार है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने प्रमुख कार्य बताए हैं। तो जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं उसके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कुल कितने कार्य बताए हैं, 1, 3, 5 और 7। तो कितने बताएं दोस्तों, कुल 5 कार्य बताएं जिनका हमने आगे विवरण शामिल किया है। और दोस्तों इसको आपको यानी कि नोट्स के रूप में लिख लेना है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 5 प्रमुख कार्य बताए हैं। पहला कार्य है प्रारंभिक कार्य, समांतर कार्य, अनुवर्ती कार्य, खाली समय का उपयोग और शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये दोस्तों विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 5 प्रमुख कार्य हैं जिनको आपको नोटबुक में ऐड कर लेना है। और इनसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है, 3 तो दोस्तों इनसे पुटअप कर देते हैं कि कौन सा एक कार्य नहीं है। 3 तो इनसे डाल देते हैं कि इन प्रारंभिक, समांतर, अनुवर्ती, और एक अलग डाल देते हैं कि किसी प्रकार का अलग ऑप्शन डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो इस प्रकार है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान की किस धारा के तहत शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की किस धारा के तहत भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय शामिल किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए धारा 7 यानी कि धारा 62, धारा 21वीं, धारा 63वीं। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वो दोस्तों धारा 62 के तहत 7वें परिशिष्ट में शामिल है। किसमें दोस्तों, 7वें परिशिष्ट में शामिल है। इसकी हम विशिष्ट सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत का इनकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान की, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसको राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था, यानी कि 28 सितंबर 1948 को इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों हर लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया था, इस एक्ट का क्या नाम था। तो दोस्तों इस एक्ट का नाम था चेंज ऑफ द नेम एक्ट। ये दोस्तों चेंज ऑफ द नेम एक्ट 1948 के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस में चेंज कर दिया गया था, तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो B.S. केशवन। और दोस्तों B.S. केशवन के बारे में जो जानकारी मिलती है आपको इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों B.S. केशवन का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है कि B.S. केशवन के नाम की फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं तो इस प्रकार है कि यानी कि संविधान की 62वीं व संघीय सूची 7वें परिशिष्ट में, जो भारत का संविधान है उसके 62वीं धारा व संघीय सूची 7वें परिशिष्ट में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय शामिल किया गया है। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों मैं बहुत बार यही ऐड करता हूँ कि संस्कृति, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्टूडेंट का क्वेश्चन वहीं पे गलत होगा जहाँ पे एक ऑप्शन में आएगा भारत सरकार, दूसरे में आएगा संस्कृति मंत्रालय, तीसरे में आएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस प्रकार के 4 ऑप्शन हो गए तो दोस्तों आप कन्फ्यूज हो जाओगे 100% है। तो आपको इनको यानी कि अच्छे तरीके से याद करना है कि जो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जिसके अध्यक्ष सांस्कृतिक जो मंत्रालय है उसका कोई भी मंत्री या प्रतिनिधित्व हो सकता है। दोस्तों जो ये रेड कलर में लाइन लिखी हुई है इनको आपको खासकर ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस प्रकार है कि दोस्तों सन, दोस्तों यहाँ पे आपको सन को करेक्ट लिख लेना है। सन 1948 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तकालय अधिनियम के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे RMSSB में। तो 1948 में मद्रास तमिलनाडु राज्य में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की हूबहू नकल कौन सा राज्य करता है। तो जो हूबहू नकल कौन सा राज्य करता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। आंध्र प्रदेश 1960, महाराष्ट्र 1967, पश्चिम बंगाल 1979 और कर्नाटक 1965। तो इनमें से कौन सा जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है जो कि यानी कि 1948 में जो मद्रास में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था उसकी हूबहू नकल करता है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या करता है दोस्तों, हूबहू नकल करता है। अब हम दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं तो इस प्रकार है इसका विशिष्ट सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे सन में सारी आपको गड़बड़ मिलेंगी तो आपको इनको करेक्ट करना है। सन 1948 में मद्रास तमिलनाडु राज्य में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की हूबहू नकल कौन सा राज्य करता है दोस्तों, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य करता है, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम दोस्तों 1979 में लागू हुआ था। दोस्तों इसको आपको करेक्ट ध्यान रखना है। एग्जाम में पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हूबहू नकल कौन करता है, तो कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि ये घोषणा कब की गई कि अब भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि ILA
ILA से दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन 2 आने हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय नई दिल्ली ही रहेगा। ये घोषणा कब कर दी गई थी कि जो ILA है उसका मुख्यालय अब नई दिल्ली रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो इसका 4 ऑप्शन देंगे 1964, 1982, 1953 और 1984। चारों डेट दोस्तों ILA से संबंधित है, तो आपको कन्फ्यूज़ तो होना संभव है। चारों डेट ILA से किससे दोस्तों यानी कि रिलेटेड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1982। तो दोस्तों 1982 में क्या कर दिया दोस्तों ILA को, यानी कि 1964 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 1982 में घोषणा की गई थी कि आज के बाद जो ILA है वो कहाँ पे रहेगा दोस्तों, दिल्ली में रहेगा। कहाँ पे, मुखर्जी नगर में। अब दोस्तों एक आपको सन के साथ याद आ जाना चाहिए कि 1982 में है ना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को एक डिपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किया गया था। इस प्रकार यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन याद आने लग जाएंगे तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन बात कर लेते हैं। तो इसका विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय समय समय पर स्थानांतरित होता रहा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों इसका आपको पता है कि स्थापना 13 सितंबर 1933 को कर दी गई थी। तो 13 सितंबर 1933 से पहले वाले दिन यानी कि 12 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था AC वुलर के द्वारा। तो AC वुलर के द्वारा किया गया था। जो AC वुलर का संबंध किससे था, तो पंजाब विश्वविद्यालय से था। और इसमें दोस्तों तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सन 1933 से 1945 तक जो एशियाटिक हॉल में रहा दोस्तों ILA। उसके बाद में सन 1945 तक 1953 नई दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। कहाँ पे रहा दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय, आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद में सन 1953 से 1964 तक पुनः कोलकाता में रहा। 1964 में पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और सन 1982 में दोस्तों यहाँ पर सन करना है कि सन 1982 में ये घोषणा की गई कि भारतीय पुस्तकालय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे रहेगा दोस्तों, पुस्तकालय मुख्यालय नई दिल्ली मुखर्जी नगर। दोस्तों कहाँ पे वर्तमान में, मुखर्जी नगर में दोस्तों क्या है दोस्तों ILA का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों ILA की जो कंप्लीट जानकारी है वो दोस्तों यानी कि बोर्ड पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से की गई। दोस्तों एग्जामिनर किसी भी प्रकार क्वेश्चन डाल सकता है कि इंसडॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके सहयोग से की गई, कब की गई। तो इंसडॉक की स्थापना दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, यूनेस्को, DRDO, IFLA और DRTC। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंसडॉक की। तो दोस्तों इंसडॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यूनेस्को के द्वारा की गई थी। अब हम दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंसडॉक हुआ, निस्केर हुआ, निस्कॉम हुआ, इनकी दोस्तों आपको फुल फॉर्म खासकर ध्यान रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो दोस्तों फुल फॉर्म की बात कर ली हमने। तो इसकी दोस्तों यूनेस्को के द्वारा स्थापना 1952 में यूनेस्को के सहयोग से इंसडॉक की स्थापना की गई, जो कि अनुवाद सेवा, ये दोस्तों लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि अनुवाद सेवा जारी करने का कार्य करता है। और यहाँ पे दे दिया कि दोस्तों वर्तमान में निस्केर। तो दोस्तों वर्तमान निस्केर किस कारण दिया गया दोस्तों, आपको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन यानी कि डाउट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार है कि यानी कि इंसडॉक, ये दोस्तों इंसडॉक प्लस निस्कॉम, दोस्तों निस्कॉम दोस्तों यानी कि इंसडॉक प्लस निस्कॉम दोनों को मिला के दोस्तों यानी कि इंसडॉक कब है दोस्तों 1952, कब है दोस्तों 1952, और निस्कॉम कब है दोस्तों 1958। इन दोनों को मिला के दोस्तों 30 सितंबर, कब दोस्तों 30 सितंबर 2002, कब दोस्तों 30 सितंबर 2002 को क्या बना दिया गया दोस्तों, निस्केर बना दिया गया था, जो कि वर्तमान में अनुवाद सेवा जारी करने का कार्य करता है दोस्तों। ऐसे तो निस्केर के दोस्तों बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि अनुवाद सेवा जारी करने का कार्य कौन करता है, निस्केर करता है, जिसको 30 सितंबर 2002 में बना दिया गया था निस्कॉम प्लस इंसडॉक को जोड़कर दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों थोड़ा स्क्रीन छोटी रहने का लिख नहीं पाते हैं दोस्तों, तो आप समझ यानी कि वॉइस से सुन सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग किस जिले में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और RMSSB के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में। 29 दिसंबर में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जरूर पूछे जाएंगे। तो लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर, कोटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि सबसे पहले लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग
प्रयोग किस में किया गया था दोस्तों, उदयपुर में किया गया था दोस्तों। लाइब्रेरी ऑन व्हील का मतलब ये है कि जो दोस्तों पहियों पे पुस्तकालय, यानी कि दोस्तों हम पहियों पे जो पुस्तकालय को लेके जाते हैं दोस्तों, जो कि एक गाड़ी में यानी कि पुस्तकों को लेके दोस्तों जैसे गांव या मोहल्ले में ले जाकर खड़ी कर देते हैं और वहाँ पे दोस्तों पाठक उसका प्रयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों, लाइब्रेरी ऑन व्हील के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम दोस्तों विस्तार सेवा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जिस क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये राजस्थान यदि भारत आ जाए, यदि कि यहाँ पे कौन सा आ जाए दोस्तों, भारत में लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग, तो दोस्तों वहाँ पे क्या जाएगा, मद्रास। क्या जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु में लाइब्रेरी ऑन व्हील यानी सर्वप्रथम चल पुस्तक यानी कि पुस्तकालय या मोबाइल लाइब्रेरी। दोस्तों लाइब्रेरी ऑन व्हील के लिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किसका प्रयोग किया दोस्तों, मोबाइल लाइब्रेरी का। दोस्तों जो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि बड़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील के लिए प्रयोग किया है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी का। और भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग किस राज्य में किया गया था दोस्तों, तो मद्रास तमिलनाडु में किया गया था। और राजस्थान में कहाँ पे किया गया था, उदयपुर राजस्थान में किया गया था दोस्तों। और आपको बहुत सारे दोस्तों मेरे क्वेश्चन याद आते रहते हैं कि 2018 में या दोस्तों आप 2019 में जान सकते हो कि डेल नेट के द्वारा जो दोस्तों नेकलिन का आयोजन किया जाता है। किसका दोस्तों, डेल नेट के द्वारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है नेकलिन, उसका आयोजन भी दोस्तों डेल नेट के द्वारा 2019 में कहाँ पे किया गया था, उदयपुर में किया गया था दोस्तों। और उदयपुर की जो लाइब्रेरी है दोस्तों, गुलाब बाग लाइब्रेरी, सरस्वती लाइब्रेरी, या दोस्तों जो दोस्तों बहुत सारी जो वैज्ञानिकों के नाम पर भी एक लाइब्रेरी, उसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार की लाइब्रेरी कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में है। तो दोस्तों इसकी यानी कि टीम ने एक दोस्तों सॉल्यूशन डाला कि यदि सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर सभी को वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इस बार एग्जाम में आया भी था 29 दिसंबर वाली में कि इस प्रकार की सूचना साक्षरता की अवधारणा विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। तो सूचना साक्षरता की अवधारणा विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा, पालजी जरकोवस्की के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों जो 3 ऑप्शन डाले गए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बात दोस्तों हम आगे यानी कि एक बड़े वीडियो में करेंगे ये दोस्तों तीनों ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पालजी जरकोवस्की। इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि सूचना साक्षरता से तात्पर्य सूचना के उपयोगकर्ताओं को सूचना के उपयोग करने की योग्य बनाना तथा सूचना साक्षरता कहलाता है। जो सूचना साक्षरता की अवधारणा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गया, आप देख सकते हैं कि सूचना साक्षरता की अवधारणा दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम पालजी जरकोवस्की किसके द्वारा दोस्तों, पालजी जरकोवस्की के द्वारा 1974 में प्रस्तुत की गई थी। तो सूचना साक्षरता की जो सर्वप्रथम अवधारणा है वो पालजी जरकोवस्की के द्वारा दोस्तों आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि यानी कि जो विश्व की होती है वो दोस्तों क्या होती है, सूचना साक्षरता होती है, यहाँ आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों 1974 में तो ये हुई थी सूचना साक्षरता। और इसके साथ साथ ये एक और याद रख सकते हो आप दोस्तों 1978 पेपरलेस सोसाइटी FW लंकास्टर, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के कुछ नहीं दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है। तो 1974 के बाद दोस्तों 4 साल बाद ही कौन है दोस्तों, 1978 में पेपरलेस सोसाइटी FW लंकास्टर दोस्तों, तो इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार की पुस्तकों का चयन एक अनंत कार्य है, तो ये कथन किसका है दोस्तों, टीम रोजाना एक कथन जरूर डालती है, क्योंकि RMSS भी है वो 2 कथन जरूर पूछेगा एग्जाम में, 2 कथन पूछेगा और 4 प्रकाशन, ये दोस्तों इसके फेवरेट हैं। तो पुस्तकों का एक अनंत कार्य ये किसका कथन है, 4 ऑप्शन दिए गए, WC वेरविक शेष, शिव कट्टर, मार्गेट मान और डॉक्टर S.R. रंगनाथन। दोस्तों कथन सभी के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये किसका कथन है, शिव कट्टर का। किसका कथन है दोस्तों, ये चार्ल्स एम कटर का कथन है दोस्तों की पुस्तकों का एक अनंत कार्य है। और इसके साथ साथ WC वेरविक शेष का भी एक कथन है जो पिछले पेपर में हमने ऐड किया है कि दोस्तों जो समय बीत गया वो मेलविन डेवी का था, और जो वर्तमान समय जो समय आएगा पुस्तकालय क्षेत्र में वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का होगा। दोस्तों ये कथन उस समय का है जबकि WC वेरविक शेष डॉक्टर S.R. रंगनाथन के क्या थे दोस्तों, गुरु थे। कहाँ पे थे दोस्तों, तो लंदन ब्रिटेन में डॉक्टर S.R. रंगनाथन 1924-25 में दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर मद्रास विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए थे प्रथम बार। और उस पुस्तकालय अध्यक्ष जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष है उसकी जो दोस्तों शिक्षा थी उसको ग्रहण करने के लिए यानी कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन कहाँ पे गए थे दोस्तों, तो यानी कि लंदन गए थे दोस्तों, ब्रिटेन में
गए थे। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार इसका हो जाएगा दोस्तों। हर क्वेश्चन में विशेष सॉल्यूशन नहीं बनता दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति 1891 में सीयू कटर द्वारा बनाई गई थी। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो दोस्तों ये वो जो है ना इसी कौन सी दोस्तों एक्सी यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। अब हम दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनका बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर किया। दोस्तों आप जो भी आपको जानकारी हो उस क्वेश्चन के बारे में सारी कमेंट में लिख दिया करो, ताकि दोस्तों वो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि हाँ भाई अच्छा लिखा है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो केंद्रीय पुस्तकालय उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है क्योंकि आप RMSSB की एग्जाम देने जा रहे हो। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि 8 जनवरी 1957, 8 जून 1957, 8 जनवरी 1956 और 8 जून 1956। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा दोस्तों 8 जनवरी 1957। 8 जनवरी 1957 के राजस्थान यूनिवर्सिटी केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो आपको याद रखना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों इंडेक्स इंडिया ना कि क्या दोस्तों इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन किया जाता है, जिसकी आवृत्ति दोस्तों क्या है, यानी कि पहले क्या रही दोस्तों त्रैमासिक और उसके बाद में वार्षिक हो गई। और दोस्तों कब से किया जाता है, तो कई बुक में 1982 मिलता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज भी है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी जो फैक्ट है वो 1982 है। इसके बाद में अगले इसका विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी केंद्रीय पुस्तकालय के द्वारा यानी कि स्थापना कब कहाँ पे की गई, जयपुर में 8 जनवरी 1957 को की गई थी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 42 पाठ्यक्रम 1962 में, एमलिस 1974 में और PhD 1975 में शुरू की गई थी दोस्तों। और PhD सबसे पहले किसको दी गई थी, तो राजस्थान में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, या दोस्तों ऐसे जान सकते हो कि PhD किसे दी गई थी, तो वो ये नाम आप ऐड कर सकते हो कि सुभाष वर्मा जी को दी गई थी। किसे दी गई थी दोस्तों, सुभाष वर्मा जी को सबसे पहले राजस्थान में PhD की उपाधि दी गई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके दोस्तों, जो आपके 2 क्वेश्चन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार हैं कि दोस्तों गुलाब बाग लाइब्रेरी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों मैंने वीडियो में पहले बता भी दिया, आपको ध्यान हो तो गुलाब बाग लाइब्रेरी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। और दोस्तों ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको आंसर एकदम यानी कि करेक्ट आंसर देना है दोस्तों संशोधित रूप में, कि DDC का प्रथम भारत यानी कि DDC का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया। तो दोस्तों DDC का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया, जहाँ पे किया गया उसका कुलपति कौन था, किस सन में किया गया, वो सन आपको लिखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों गुलाब बाग यानी कि लाइब्रेरी के नाम से भी जान सकते हैं, सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि गुलाब बाग को सरस्वती के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूले। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो दोस्तों उनको धन्यवाद। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि 2-2 स्टूडेंट को प्रत्येक क्या दोस्तों वीडियो सेंड करें। और दोस्तों प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को डाउनलोड मत करो। डाउनलोड करने से दोस्तों यूट्यूब पॉलिसी ख़राब होती है। और दोस्तों हम वीडियो पे अपलोड करते हैं दोस्तों यूट्यूब पे, वो दोस्तों अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है चैनल न्यू होने की वजह से। तो दोस्तों आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने ही रहिए।